अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशुम के मजमून तारीख का 10वां सबक, जिसका नाम है कदीम भारत तहजीबी, इस सबक से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, संस्कृत ज़बान में लिखी हुई एक तस्वीर नज़र आ रही है आप लोगों को, और उसके नीचे ड्रामे में हिस्सा लेने वाले कलाकारों की तस्वीर नज़र आ रही है। तो इस सबक में हम हमारे भारत की जो कदीम तहजीब थी उससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ज़बान और अदब, इसमें हम देखेंगे कि कदीम भारत में अदब की तख्लीक की जामे रिवायत थी, यानी कदीम भारत में जो है तो अदब मौजूद था। अदब कहते हैं जो ज़बानें होती हैं, वो जो तहरीरें होती हैं, उनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कवायद होते हैं, नज़में होती हैं, ड्रामे, किस्से, कहानियाँ, ये तमाम चीज़ें जो है तो अदब में शामिल होती है। तो उस वक्त जो संस्कृत ज़बान थी, अर्धमागधी ज़बान थी, पाली ज़बान और तामिल ज़बान, इन ज़बानों में उस वक्त का अदब होता था जो तहरीरी शक्ल में मौजूद था। तो यहाँ पर तस्वीर में ज़बानें आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो है तो अलग अलग ज़बानें नज़र आ रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे संगम अदब। आप लोग तस्वीर में देख भी सकते हैं कि एक बुजुर्ग जो है वो तहरीर कर रहे हैं कुछ चीज़ें। संगम का मतलब होता है आलिम व फाजिल अदीबों का अजलास, यानी बहुत सारे आलिम लोग, बड़े लोग जो लिखने का काम करते हैं अदब को, वो सब मिलकर बैठे, उसे संगम अदब कहते हैं। और वो लोग जो तहरीर करें उसे जो है तो संगम अदब कहा जाता है। इस इजलास में इकट्ठा होने वाले अदब को संगम अदब कहते हैं। कदीम तरीन अदब में तामिल ज़बान में होता था। कदीम तरीन अदब जो पहले लिखा जाता था वो ज़्यादातर तामिल ज़बान में होता था। शिल्प धीकरम और मनी मिखलाई इस अदब की मशहूर रज़्मिये हैं। दो है, एक सीधे हाथ की तरफ नीचे और एक बाएं हाथ की तरफ। शिल्प धीकरम सीधे हाथ की तरफ और मनी मिखलाई बाएं हाथ की तरफ, यानी उल्टे हाथ की तरफ लिखी हुई जो है तो रज़्मिये नज़्म है ये। और ज़्यादातर जो है जुनूबी भारत में ये अदब पाया जाता था। जुनूबी भारत का नक्शा आप लोग देख सकते हैं इसमें। उस वक्त के जो सियासी दौर था, समाजी जो ज़िंदगी थी, इनसे मुताल्लिक मालूमात जो है तो इसमें मिलती है इस अदब से। अब संगम अदब के बाद हम मजहबी अदब के बारे में देखेंगे कि उस वक्त मजहबी अदब यानी मजहब के बारे में कौन कौन सी चीज़ें जो है तो लिखी गई। मजहबी अदब में आगम ग्रंथ, त्रिपिटक और भगवद गीता, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, ये प्राकृत ज़बान में लिखी हुई है। कौन सी? जैन आगम ग्रंथ। जैन आगम ग्रंथ भी तस्वीर में है।
और अर्धमागधी, शोरसीनी और महाराष्ट्री जैसी प्राकृत जबानों में लिखी हुई है। जैन आगम ग्रंथ। वर्धमान महावीर की नसीहतें आगम ग्रंथ में यज्ञा है। आगम ग्रंथ जो किताब है, उस किताब में वर्धमान महावीर की नसीहतें जो उन्होंने लोगों को बताया वो उसके अंदर मौजूद है। अपभ्रंश ज़बान में मजहबी मुक़द्दस नज़में, महापुराण, सुआने और कहानियाँ वगैरह पर मुश्तमिल अदब है। सिद्ध सेन देवकर ने प्राकृत ज़बान में इल्मुल इंसाफ पर मबनी समई सूत किताब लिखी है ना। और ये तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, समई सूत की तस्वीर नज़र आ रही है। और टिपटक में 3 पिटक है। पिटक का मतलब होता है पेटी। यहाँ पेटी से मुराद हिस्सा होता है। पिटक पाली ज़बान में लिखी गई। इसमें 3 मुख्तलिफ किस्म का अदब है, वो जो है तो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि शुमाली भारत से महाराष्ट्र तक के इलाकों में मुरव्वज बहुत सारी ज़बानें प्राकृत और संस्कृत ज़बानों से निकली हैं। लफ्ज़ प्राकृत प्रकृत से बना है। प्रकृत का मतलब फितरी या कुदरती है। प्राकृत ज़बान लोगों के रोज़मर्रा के कारोबार में इस्तेमाल होने वाली ज़बानें थी। प्राकृत ज़बानों को 4 ग्रह पेशा, ची, शोरसीनी, मागधी और महाराष्ट्री में तकसीम किया जाता है। महाराष्ट्री से मराठी ज़बान निकली। आप लोग मराठी ज़बान की तस्वीर देख सकते हैं ऊपर की साइड में। इसी तरह प्राकृत ज़बानों से मराठी जैसी ज़बानों के बनने के अमल में इन ज़बानों की बुनियादी हैयत में तब्दीली हुई। इन्हें अपभ्रंश की भी आप लोग तस्वीर देख सकते हैं मराठी के नीचे, कहा गया। अपभ्रंश ज़बानों से जदीद ज़बानों ने तरक्की की। आप लोग भारत में शुमाली भारत का हिस्सा भी देख सकते हैं और महाराष्ट्र का नक्शा भी आप लोग उसमें देख सकते हैं नीचे की साइड। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत ज़बान से बहुत सारी ज़बानें निकली, जिसमें मराठी ज़बान भी जो है तो मौजूद है। और साथ ही साथ अपभ्रंश ज़बान, ये भी जो है तो प्राकृत ज़बान से निकली हुई एक ज़बान है। यही जो है तो इसमें बताया गया है। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताया कि त्रिपिटक में 3 पिटक है और पिटक का मतलब होता है हिस्सा। पहला हम लोग इसमें देखेंगे सुत पिटक। इसमें गौतम बुद्ध के नासाहाना अक़वाल यकजा किए गए हैं, यानी जमा किए गए। गौतम बुद्ध ने जो जो कहा है वो जो है तो इस हिस्से में लिखा गया है। इनके अक़वाल को सुकते कहते हैं। और दूसरा है विनय पटक। पहला है सुत पटक, दूसरा है विनय पटक। विनय पटक में यहाँ लफ्ज़ विनय का मतलब उसूल है। इसमें गौतम बुद्ध फ़िरके के मर्द जन भिक्खु को रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के उसूल दिए गए हैं। यानी इस पिटक में गौतम बुद्ध के उसूल दिए गए हैं। पहले में उनकी अक़वाल है, अच्छी बातें हैं। दूसरे में उनकी नसीहतें हैं गौतम बुद्ध की। तस्वीर में आप लोगों को गौतम बुद्ध नज़र आ रहे होंगे, उनके बारे में ही जो है तो बात हो रही है। तीसरा अभिधम पटक। इसमें मज़हब के फ़लसफ़े की वजाहत की गई है और तब तक की वजाहत करने वाली किताब अठकथा अर्थकथा मशहूर है। आलिम ख्वातीन ने अपने ज़ाती तजुर्बात व महसूसात के मजमूए तख्लीक किए हैं। इन्हें थेरी गाथा नामी किताब में यकजा किया गया है। ये मजमूए पाली ज़बान में मौजूद है। आप लोग पाली ज़बान जो है तो देख चुके हैं, मैं इससे पहले आप लोगों को तस्वीर में बताया था। तो यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि सुत पटक,
विनय पटक और अभिधम पटक, ये तीनों जो है तपटिक की किस्में हैं और इसमें गौतम बुद्ध के नसीहतें, उनके कौल, ये सब जो है तो मौजूद है। अब हम देखते हैं भागवत गीता हिंदुओं की मुकद्दस किताब के बारे में। भागवत गीता हिंदुओं की मुकद्दस किताब है और ये महाभारत का ही एक हिस्सा है। भागवत गीता में कहा गया है कि हमें सिले की तमन्ना किए बगैर अपने फ़राइज़ को तकमील देना है। ईश्वर की भक्ति यानी उसकी परस्तिश या उसकी इबादत का जो रास्ता है वो सबके लिए खुला हुआ है। यानी भागवत गीता महाभारत जो उनकी किताब है, जिसमें उनके मज़हब की पूरी मुकम्मल मालूमात दी गई है, उसका ही जो है तो एक हिस्सा भागवत गीता है। और इसमें कहा गया है कि जो भी उनका खुदा है उसकी इबादत के लिए सबको रास्ता खुला हुआ है, यानी सब उसकी इबादत कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 8वीं सदी ईस्वी में आद्य शंकर आचार्य हो गुजरे हैं। उनके काम क्या थे वो देखना है। इल्म और संन्यास पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया। साथ ही साथ उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता की तशरीह लिखकर इनके मफ़हूम को वाज़े किया। यानी जो किताब थी भागवत गीता, उसकी उन्होंने तशरीह की, उसमें क्या दिया हुआ है वो लोगों को बताया। उन्होंने भारत की 4 सिमतों में यानी शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और शृंगेरी के मुकामात पर 4 मठ कायम किए, यानी खानकाएं जो है तो उन्होंने बनाई। अब हम देखेंगे कवायद नामे के बारे में। कवायद और सर्फ व नुह के माहिर पानी के तहरीर करदा अष्टध्यायी संस्कृत कवायद के मुअत्तबर किताब तस्लीम की जाती है। पतंजलि ने महाभाष्या नामी किताब लिखी। इस किताब में पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी के ज़ाब्तों की वजाहत की गई है। यानी इन किताबों में कवायद के बारे में जो है तो मालूमात दी गई है। यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अर्थशास्त्र यानी क्या? अर्थशास्त्र ये किताब कौटिल्य ने लिखी है। इस किताब में राजा के फ़राइज़, वज़ीरों के इंतखाब के उसूल, हिफाजत का इंतज़ाम, किलों की किस्में, फ़ौज की तश्कील, जासूसी के मंसूबे बंदी, ख़जाने और दफातर का इंतज़ाम, अदल व इंसाफ का तरीक़ा, चोरी की तहकीक, सज़ाओं की किस्में वगैरह उमूर हुकूमत से मुताल्लिक़ बारीक बीनी से बहस की गई है। यानी अर्थशास्त्र जो है, ये जो किताब है, इसके अंदर कौटिल्य ने ये तमाम चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया है। यानी उस दौर की जो हुकूमत थी उसमें जो उनके काम थे वो उन कामों के बारे में यहाँ पर तफसील से इस किताब में जो है तो उन्होंने लिखा है। अब हम देखेंगे आरश और अभिजात रज़्मिये क्या है। रामायण और महाभारत 2 कदीम आरिश रज़्मिये हैं। ऋषियों की तख्लीक़ात को आरश कहते हैं। ऋषि जो पुराने लोग थे, उनमें जो महान ज्ञानी थे, उन्हें जो है तो ऋषि कहते थे। उन्होंने जो लिखा है उसे आरश कहते हैं। रज़्मिया रामायण को ऋषि वाल्मीकि ने तख्लीक़ किया था। वाल्मीकि जो अदीब थे, जो लिखने वाले थे, उन्होंने जो है तो इसे लिखा। रामायण में जो कहानी बयान की गई है, इसके हीरो श्री राम है। रज़्मिया महाभारत को ऋषि व्यास ने तख्लीक़ किया। वाल्मीकि ने रामायण को लिखा और महाभारत को
ऋषि व्यास ने लिखा। ये दोनों में फ़र्क आप लोगों को समझना है। इसके अलावा कौरव और पांडु के माबीन जो जंग हुई थी वो महाभारत का मौजू है। महाभारत में जंग के बारे में बताया गया है और रामायण में राम के बारे में जो है तो बताया गया है। इसके साथ साथ इसी में यानी महाभारत में श्री कृष्ण के किरदार को भी जो है तो बयान किया गया है। महाभारत में मुख्तलिफ इंसानी जज्बात और एहसासात का जो है तो जिक्र किया गया है। यहाँ पर तस्वीर में आप लोग सब देख सकते हैं, आप लोगों को नज़र आएगा कि महाभारत भी दिख रहा है किताब और रामायण भी है, श्री राम भी दिख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो इसमें दी गई है। यह आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। ज़बान व अदब और फ़नून लतीफ़ा में ऐसा भी वक्त आता है कि आने वाले वक्त में इनकी अहमियत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, यानी वो जैसे इस दौर में मशहूर होते हैं आगे वाले दौर में भी वो उसी तरह मशहूर होते हैं, उनकी अहमियत वैसे ही रहती है। तो उन्हें कहते हैं अभिजात। और अभिजात जो है संस्कृत ज़बान में कालिदास की रघुवंश और कुमार शंभू की, इसी तरह भारवी की किराता जुनिया और माघा की शिशुपाल वध, ये पुराने दौर के मशहूर रज़्मिये हैं। तो ये रज़्मियों में कोई फ़र्क नहीं आया, उनकी अहमियत वैसे ही बरकरार रही। ये बात ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे ड्रामे। आप लोग ड्रामों को तो देखते ही हैं और ड्रामा करते भी होंगे। तो भारत में किसी कहानी को गाने बजाने और रक्स की मदद से पेश करने की रिवायत काफ़ी कदीम है, यानी ड्रामे जो है हमारे वहाँ पर हमारे भारत में पहले से होते हैं। भरत मुनि की लिखी हुई एक किताब जिसका नाम है नाट्य शास्त्र में इस फन के बारे में काफ़ी डिटेल में तफसील में जो है तो बताया गया है। इन फ़नून को मुकालमों से मरबूत करके पेश की जाने वाली जो होते हैं उसे ड्रामा कहते हैं। और पुराने संस्कृत ड्रामों में कौन कौन से ड्रामे हैं वो हमें देखना है। पुराने संस्कृत जो है तो ज़बान में नवीज़ भास का, सोपन वासुदत्त, कालिदास का अभगिया, नशा कुंतल जैसे कई ड्रामे मशहूर हैं। यानी ड्रामे जो है पुराने वक्त से जो है तो चल रहे हैं और हमारे भारत में इसकी रिवायत मिलती है। अब हम इसके बाद कहानी व अदब के बारे में देखेंगे। कहानी व अदब में हम देखेंगे, कहानी अदब को अफसानवी अदब भी कहते हैं। भारत में कदीम ज़माने में तफरीह के ज़रिए तालीम देने के लिए कहानी के अदब का इस्तेमाल किया जाता था, यानी इंटरटेनमेंट के लिए जो है तो कहानी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें पेशाची ज़बान में गुना ढैया की किताब भरत कथा मशहूर है। पंडित विष्णु शर्मा की किताब पंचतंत्र कहानी के अदब का उम्दा नमूना है। कई ज़बानों में इस किताब का तर्जुमा किया गया है। बुद्ध जातक कथाएं भी मशहूर है। ये किताबों के नाम हैं पेशाजी ज़बान में गुना ढैया, भरत कथा और पंचतंत्र, इसी तरह बुद्ध जातक कथाएं। ये सब किताबें जो है तो कहानियों की मशहूर है। हमारे दौर में पुराने दौर से कहानियाँ बोली जाती हैं और हम भी जो है तो कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे अवामी ज़िंदगी। अवामी ज़िंदगी उस दौर की कैसी थी वो जो है हमें मालूमात उसकी हासिल करना है। कदीम भारत के अदब से उस वक्त की अवामी ज़िंदगी की मालूमात भी हमें हासिल होती है। कदीम भारत में मुल्क के अंदर
दूर दराज के ममालिक से होने वाली तिजारत की वजह से खुशहाली का दौर दौरा था। तिजारत यानी कि सामान का लेन देन, यानी सामान को बेचना, उनसे खरीदना, दूसरे मुल्कों में जाकर सामान को बेचना, ये तमाम चीज़ों की वजह से वहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल थे। समाज में मुख्तलिफ ज़ातें थी और मुख्तलिफ कारीगर लोग थे, ताजिर थे, और उनकी तंजीम भी थी, यूनियन जिसे हम कहते हैं। इन्हें शिरीनी कहा जाता था, और किसी भी मुद्दे पर अगर कोई तकलीफ होती थी तो ये लोग आवाज़ उठाते थे। बहरी और खुश्की के रास्ते से तिजारत होती थी। बहरी यानी समुंदर का रास्ता, और खुश्की यानी सड़कें वगैरह, तो ये दोनों के ज़रिए तिजारत होती थी। भारत की अशिया यानी भारत की मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे मलमल का कपड़ा, हाथी के दांत, कीमती हीरे, मसाले और अच्छे बनावट के मिट्टी के बर्तन वगैरह, दूसरे मुल्कों में इनकी खूब मांग थी, यानी लोग इनको मांगते थे, लोग इनकी चाहत करते थे कि हमें ये चाहिए, बहुत पसंद करते थे। और ये चीज़ें हमारे जो भारत के ताजिर थे वहाँ पर उन लोगों को देते थे। वहाँ पर उस वक्त चावल, गेहूँ, जौ और मसूर, ये तमाम चीज़ें जो है तो इनकी फसलें उगाई जाती थी। लोगों की जो ग़िज़ा थी उसमें अनाजों से तैयार की गई मुख्तलिफ अशिया के साथ साथ गोश्त, मछली, दूध, घी और फल वगैरह शामिल थे। लोग ख़ास तौर पर सूती कपड़े का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम कॉटन का ड्रेस कहते हैं, कॉटन के कपड़े कहते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते थे। आम तौर से वो लिबास मौजूदा धोतियों, अंगूछों, पगड़ियों और साड़ियों की तरह ही हुआ करते थे। उस वक्त का लिबास भी इनसे मिलता जुलता था। इसी तरह कुषाणों के ज़माने में, जो कुषाण राजा थे, उनके ज़माने में भारत के लोगों को कपड़े सीने के तरीके का इल्म हुआ, यानी वहीं से जो है तो कपड़े सीने का काम शुरू हुआ। तो इस तरह से इनका लिबास था जो बताया गया है, और तस्वीर में भी आप लोग देख सकते हैं। अब वहाँ की अवामी ज़िंदगी के बाद हम देखेंगे वहाँ पर साइंस कि उस वक्त कदीम भारत में साइंस की क्या अहमियत थी और साइंस कितना परवान चढ़ा था। साइंस में सबसे पहले हम देखेंगे इल्म तिब के बारे में कि इल्म तिब में भारत की तरक्की कैसी थी। भारत के इल्म तिब को आयुर्वेद कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा आयुर्वेदिक दवा वगैरह। आयुर्वेद की काफ़ी पुरानी रिवायत है, ये पुराने दौर से आयुर्वेद चलता आ रहा है। आयुर्वेद में अमराज की अलामतें, अमराज की तशखीस, यानी कौन सा मर्ज मरीज़ को है वो मालूम करना, इसी तरह उसका इलाज करना, ये तमाम बातों पर गौर खौज किया जाता है। इसी के साथ इस बात पर भी गौर किया जाता है कि मर्ज लाहक ना हो। बिमसार के दरबार में जीवक नामी मशहूर वैद्य, जिसे हम आज के दौर में डॉक्टर कहते हैं, वो मौजूद था। उसका नाम था जीवक। चर्क सनहता नामी किताब में तिब्बी तशखीस के इल्म और अद्वियात के बारे में मुफस्सल मालूमात दी गई है। यानी चर्क सनहता जो नामी किताब है, उस किताब में कौन कौन सी बीमारियां होती है और उन बीमारियों का इलाज क्या होता है, इसके बारे में मालूमात दी गई है। यानी पुराने दौर से भारत में भी बीमारियों का इलाज के बारे में आयुर्वेद जो है वो काम करता है। इसी तरह किताब चर्क की तहरीर करदा जो सर्जन जराह
सशरत की लिखी हुई किताब है उसे सशरत सन्हता कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ अमराज की तशखीस और इनके इलाज की मालूमात दी गई है। और एक किताब है जिसका नाम है सशरत सन्हता, तो इसके अंदर भी जो है तो पूरी मालूमात दी गई है। इस किताब की ख़ास बात यह है कि इसमें मुख्तलिफ वजह की बिना पर होने वाले जो ज़ख्म हैं, हड्डियों के टूट जाना, ये तमाम के बारे में मुफस्सल मालूमात दी गई है कि उसका इलाज किस तरह हो। अगर कुछ कट जाए, कुछ जल जाए, कुछ हड्डियां टूट जाए, फूट जाए, तो उसके मुतालिक मालूमात दी गई है। इसी तरह सशरत सिन्हा का अरबी ज़बान में तर्जुमा किया गया था जिसका नाम किताबुस सुसुद था। इस किताब को अरबी ज़बान में भी जो है तो तर्जुमा किया गया था। इनमें अस्तांग संगरा और अस्तांग हृदय सन्हता अहम है। बुद्ध भिक्खु नागार्जुन की तहरीर करदा किताब रत्नाकर में कीमियाई अशिया और धातु के बारे में मालूमात दी गई है। यहाँ समझने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये बहुत सारे किताबें हैं जिन्हें अलग अलग लोगों ने लिखा है। इनमें मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में मालूमात दी गई है और इलाज किस तरह किया जाना चाहिए इनके बारे में भी जो है तो तफसील से दिया गया है। यह हमें याद रखना है। अब साइंस के बाद हम देखेंगे रियाजी और फल्कियात के बारे में कि कदीम दौर में हमारे मुल्क ने भारत में रियाजी और फल्कियात में किस तरह तरक्की की है। कदीम भारतीयों ने रियाजी और फल्कियात का गहरा मुताल्ला किया था। भारतीयों ने 1 से 9 और सिफर के आदाद का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। कदीम भारतीयों को इल्म था कि इकाई और दहाई के मुकाम के लिहाज से हिंदिसों की कीमत भी जो है तो बदलती है। आप लोग जानते होंगे, इकाई में जब लिखा जाता है फिर उसमें दहाई जब अजाफा होता है तो कीमत जो है तो बढ़ जाती है। यही बात कदीम भारत में पहले से मानी जाती है और लोगों को इसका इल्म था। इसी तरह आर्यभट्ट नामी रियाजीदान ने आर्यभट्टा किताब तहरीर की। इसने रियाजियाती अमल में कई ज़ाब्ते भी पेश किए। यानी हमारे भारत के जो रियाजीदान थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने जो है तो किताब भी लिखी और उसमें रियाजी की बहुत सारी मालूमात भी उन्होंने लिखी। इसी तरह वो एक माहिर फल्कियात भी थे, यानी उनको आसमान का इल्म भी था। इसने कहा कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है ना। 6ठी सदी ईस्वी में हो गुजरे वाराह मिहिर ने पंच सिद्धानितिका नामी किताब तहरीर की। इस किताब में भारतीय फल्कियाती उसूलों के साथ साथ यूनानी, रूमी, मिस्री तहजीबों के फल्कियाती उसूलों पर भी गौर खौज किया गया है। क्या आप जानते हैं कुनाद के बारे में? कुनाद यानी क्या? कुनाद ने वैशिष्क दर्शन नामी एक किताब लिखी। इस किताब में ख़ास तौर से जौहर यानी एटम पर गौर खौज किया गया है। कुनाद की राय में ये कायनात बेशुमार अनासिर से भरी पड़ी है। ये अनासिर यानी जौहर ने इख्तियार की हुई मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये शक्लें बदलती रहती है लेकिन जौहर गैर तगय्युर पजीर रहते हैं। यानी इसने साइंस के अंदर जो मालूमात होती है जौहर की, जो जौहर इस्तेमाल होता है, वो तमाम मालूमात जो है तो इसने उस वक्त जो है तो बताई है। अब हम देखेंगे रियाजी और फल्कियात के बाद तालीम के मराकिज़ कि उस वक्त भारत के अंदर कदीम भारत में कहाँ कहाँ बड़े पैमाने पर तालीम दी जाती थी, वो हमें देखना है। और बाहर के मुल्कों से भी हमारे वहाँ पर, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में लोग तालीम हासिल करने के लिए आते थे। पहला है
तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला भारत की कदीम तिजारती रास्ते पर वाक़े अहम शहर था। अब ये मुकाम पाकिस्तान में है। वहाँ आसार कदीमा के दस्तयाब होने वाले सबूतों की बुनियाद पर मालूम होता है कि 6ठी सदी कब्ल मसीह में बसाया गया होगा तक्षशिला शहर। गौतम बुद्ध के हम असर तबीब यानी वैद्य जीवक ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की थी। 4वीं सदी कब्ल मसीह में तक्षशिला यूनिवर्सिटी की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। मौर्य हुकूमत के बानी चंद्रगुप्त मौर्य की तालीम तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही हुई। यानी तक्षशिला जो शहर है वो पाकिस्तान में है। उस वक्त तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी थी जिसको तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी अहमियत थी और दूर दराज मुल्कों से भी लोग जो है तो वहाँ पर आते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मशहूर लोगों ने तालीम हासिल की है। साथ ही साथ माहिर कवायद पानी और तबीब वैद्य चरक भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। सिकंदर के हमरा आने वाले यूनानी मौर्रिखीन ने भी तक्षशिला का जिक्र किया है। सिकंदर जो एक बहुत बड़ा राजा था, जो आधी दुनिया उन्होंने फतेह कर ली थी, उसके साथ भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जब आए थे तारीख लिखने वाले, तो उन्होंने भी तक्षशिला का जिक्र किया है अपनी किताबों में। उन्होंने ये भी लिखा है कि यूनान में कहीं भी इस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं थी। चीनी बुद्ध भिक्खु फाहयान जो 400 ईस्वी में भारत आया था, इस वक्त वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी देखने गया था। इस यूनिवर्सिटी में वैदिक अदब, बुद्ध फ़लसफ़ा, माशियात, मंतिक जैसे मुख्तलिफ मज़ामीन की तालीम दी जाती थी। यानी बहुत सारे अहम लोगों ने जो आगे चलकर जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, उन लोगों ने जो है तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उस वक्त तालीम हासिल की थी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी काफ़ी मशहूर थी। ये बातें जो है तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बाद वाराणसी, वरना और असी गंगा के दो माविनी नदियाँ हैं। इन दोनों नदियों के दरमियान बसने वाला जो शहर है उसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। वाराणसी में कदीम ज़माने ही से वैद, जैन और बुद्ध फ़लसफ़े की तालीम देने के मराकिज़ थे। वाराणसी काफ़ी मशहूर शहर है और वहाँ पर वरना और असी गंगा ये जो है तो दो नदियाँ हैं, इनके दरमियान जो है वाराणसी शहर आबाद है। वहाँ पर बहुत कदीम दौर से ही वैद, जैन और बुद्ध फ़लसफ़े की यानी बुद्ध मज़हब की मुख्तलिफ तालीमात जो है तो दी जाती है। अब हम देखेंगे वल्लभी के बारे में। वल्लभी कहाँ है? वल्लभी गुजरात के सौराष्ट्र में वल्लभी नामी एक पुराना शहर था। 5वीं से 8वीं सदी ईस्वी में वो जैन और बुद्ध फ़लसफ़े की तालीम का एक अहम मरकज़ था। चीनी बुद्ध भिक्खु हिवॉन सॉन्ग और इतिश सिंह वल्लभी आए थे। यानी उस वक्त वल्लभी जो है तो एक गुजरात में एक शहर था जहाँ पर तालीम दी जाती थी बुद्ध फ़लसफ़े के बारे में और जैन फ़लसफ़े के बारे में। अब हमें देखना है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। मौजूदा बिहार में शहर पटना के करीब कदीम नालंदा यूनिवर्सिटी के बाक़ियात हैं। आप लोग जानते होंगे बिहार, वहीं पर एक शहर है जिसका नाम है पटना, जो बिहार की राजधानी है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी के आज भी बाक़ियात मिले हुए हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने इस यूनिवर्सिटी को बड़ी फराग दिली से अतियात दिए थे, यानी पैसा दिया था। किसने? हर्षवर्धन ने। हिवॉन सॉन्ग और अति सिंह के बयान के मुताबिक
نالندہ یونیورسٹی میں ہزاروں طلبہ کے قیام کی سہولیات تھی۔ وہاں کے کتب خانے یعنی لائبریری میں ہزاروں کتابیں موجود تھی۔ یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے طلبہ کو داخلی دروازے کے قریب امتحان دینا پڑتا تھا۔ یہ جو ہیوان سانگ اور اتی سنگھ جو ہے وہ چین سے آئے تھے اور یہاں کی معلومات لینے کے لیے آئے تھے۔ ہر بار جو ہے تو ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ معلومات نالندہ یونیورسٹی کے بارے میں تھی۔ اب ہم دیکھیں گے وکرم شیلا یونیورسٹی کے بارے میں۔ وکرم شیلا یونیورسٹی یہ بھی موجودہ بہار کے بھاگلپور کے قریب تھی۔ 8ویں صدی عیسوی میں راجہ دھرم پال نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ وہاں 6 وہار یعنی خانقاہیں تھی۔ ہر وہار کا داخلی دروازہ الگ تھا۔ بات یہاں صرف اتنی یاد رکھنا ہے کہ بھاگلپور کے قریب جو ہے تو یہ یونیورسٹی تھی اور جسے راجہ دھرم پال نے 8ویں صدی عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ بھی ایک اچھا تعلیمی مرکز تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کانچی کے بارے میں۔ پلو دور حکومت میں یعنی 6 صدی عیسوی میں موجودہ تمل ناڈو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ایک وہاں کا تعلیمی مرکز بن گیا تھا۔ وہاں ویدک، جین اور بدھ کتابوں کا مطالعہ اور تدریس کی جاتی تھی۔ یہاں پر کانچی میں اس بات کو یاد رکھنا ہے، یہ بھی ایک تعلیمی مرکز تھا۔ اب ہم ہمارا آخری ٹاپک دیکھیں گے اس میں، فن تعمیر اور فنون لطیفہ، یعنی قدیم بھارت میں فن تعمیر کیسا تھا اور فنون لطیفہ اس وقت کیسا تھا۔ موریہ اور گپت دور میں بھارتی فن تعمیر کی بڑی ترقی ہوئی۔ سمراٹ اشوک نے جگہ جگہ کئی تعمیرات جو ہے تو کروائی۔ پتھر کے ستون بھارتی سنگ تراشی کے عمدہ نمونے ہیں۔ سانچی کا استوپ اور ادے گیری، کھنڈ گیری، کارلے، ناشک، اجنتا، ویرول، ایرولا کے غاروں میں وہی روایت زیادہ سے زیادہ ترقی کرتی چلی گئی۔ یہ جتنے نام لیے گئے ہیں، ادے گیری، کھنڈ گیری، کارلے، ناشک، اجنتا، ویرول، یہ جو غاروں یہاں پر جو موجود غاریں ہیں وہ اسی فن کو جو ہے تو بتاتی ہے۔ اسی طرح گپت دور میں بھارتی مجسمہ سازی کے فن کو ترقی حاصل ہوئی، یعنی چندر گپت موریہ وغیرہ کے دور میں۔ جنوبی بھارت میں چالوکیہ اور پلو حکومت کے عہد میں مندروں کی تعمیر کو ترقی ملی۔ مہابلی پورم کے منادر اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پلو دور حکومت میں پلو، چالوکیہ یہ سب راجاؤں کے نام ہو گزرے ہیں اور ان کے دور حکومت کی جو ہے تو بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ پلو دور حکومت میں دیوی دیوتاؤں کی کانسے کی مورتیاں بنانے کا آغاز ہوا، جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ دلی کے قریب مہرولی میں گپت دور کا لوہے کا ستون دیکھ کر قدیم بھارت میں دھات کے کام کا علم اور اس کی ترقی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کو تصویر میں دکھائی دے رہا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ قدیم بھارت کی تہذیب انتہائی خوشحال اور ترقی یافتہ تھی۔ اس سبق میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ بھارت کی جو تہذیب تھی، قدیم بھارتی تہذیب، وہ کافی خوشحال تھی اور اس کے متعلق اس کی تعلیم، فلکیات، ریاضی، سائنس، تجارت، ان تمام مدوں پر جو ہے تو ہم نے غور و خوض کیا اور معلومات حاصل کی۔ اس سبق میں مشق دی ہوئی ہے، اس میں کچھ سوالات وغیرہ ہیں، یہ آپ لوگوں کو جو ہے تو دیکھنا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر کچھ مشکلات آتی ہے تو اپنے استاد سے رابطہ قائم کرنا ہے اور اس ویڈیو کو جو ہے تو آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کو سمجھ سکے۔
اس طرح سے یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ بچوں، اس ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اسی طرح ڈسکرپشن باکس میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پر چند اہم سوالات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک گوگل فارم دیا گیا ہے تاکہ آپ کے تاثرات کو ہم جان سکیں۔ اس کے لیے آپ کو گوگل فارم کو پورا فل کرنا ہے اور لاسٹ میں آخر میں سبمٹ کا بٹن جو ہے تو آپ لوگوں کو دبانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کچھ سبق میں سمجھایا گیا ہے وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے اپنے اساتذہ کی مدد سے، اپنے ساتھیوں کی مدد سے، اور نیکسٹ لیسن میں ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔